हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ पर हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं वन दरोगा की क्लास फर्स्ट। दोस्तों, ये एक टाइप की डेमो क्लास है। अभी मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें आगे क्लियर करता हूँ। देखो किस टाइप से हम चलेंगे। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको वन दरोगा का सिलेबस बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। देखो, आयोग ने अपनी ऑफिशियल साइट में डायरेक्टली क्लियर किया हुआ है साफ अक्षरों में। 9th प्लस 10th की साइंस की एनसीईआरटी से यहाँ पर क्वेश्चंस बनने वाले हैं। अब देखो, जो ये लेवल है, आप ये मान के चलना कि जो टॉपिक्स हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस बनेंगे। इसके साथ ही कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर इन्वायरमेंट वाले टॉपिक से भी लिए जाएंगे। अब देखो, मेन यहाँ पर फोकस क्या करना है, हम चलेंगे एकदम पैटर्न वाइज। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th केमिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट है आपका एनसीईआरटी का। इसका क्या नाम है दोस्तों? स्टेट्स ऑफ मैटर। इससे एमसीक्यूज हम कवर करेंगे। अब आपने बस वीडियो एंड तक देखना है और मुझे ये बताना है कि डायरेक्टली एमसीक्यूज करें या फिर पहले एनसीईआरटी का ही पीडीएफ बना के थ्योरी पढ़ लें, उसके बाद जैसे ये एमसीक्यूज हैं उसी वीडियो के एंड में इसको कवर करें। तो आप बस एक बार पहले वीडियो देख लेना, मैं आपको यहाँ पर चीज़ें एकदम क्लियर, बिल्कुल वैसे तो मैं पूरा चैप्टर ही आपको बता दूंगा एकदम डिटेल में। तो चलिए फिलहाल करते हैं स्टार्ट। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। ये डायरेक्टली क्या पूछ ले रहे हैं यहाँ पर कि कोई भी पदार्थ है उसमें उसकी जो क्वांटिटी है उसको यहाँ पर क्या बोलेंगे। तो ये क्या बोलेंगे दोस्तों, हम उसका मास, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। अब देखो दोस्तों, चीज़ें स्टार्ट करने से पहले जो मैटर शब्द है यहाँ से कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं। देखो, मैं आपको यहीं पर ये चीज़ें बता देता हूँ। देखो, चार्ट कैसे बनता है, ये है मैटर। अब इसकी क्या होती है, दो स्टेट होती हैं किसी भी चीज़ की। स्टेट नंबर 1 ये क्या हो जाएगी इसकी फिजिकल स्टेट, दूसरी क्या हो जाएगी इसकी केमिकल स्टेट। अब देखो दोस्तों, ये जो फिजिकल स्टेट है इसके अंदर क्या आती है, यहाँ पर तीन चीजें, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और जो ये दोस्तों दूसरा बताया मैंने आपको, केमिकल क्लासिफिकेशन बोल सकते हो। इसके अंदर क्या आएंगे, जो भी यहाँ पर मिक्सचर्स होंगे। कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। कॉपी लेकर ही बैठना, इन चीज़ों को बिल्कुल यहीं पर क्लियर करते हुए चलना। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, दो बार आ गया दोस्तों ये क्वेश्चन। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब ये क्या पूछ रहा है दोस्तों, अगर यहाँ पर अमाउंट ऑफ वाटर हवा के रिस्पेक्टिव में ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा। तो बिल्कुल ईजी चीज़ें हैं दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डिक्रीज, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब ये क्या पूछ रहा है दोस्तों, अगर कोई मान लो कोई पतीला है छोटा, अब हमने उसके बदले क्या कर लिया, थोड़ा सा बड़ा पतीला ले लिया, तो उसमें क्या होगा, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है उसमें बताने हमने क्या चेंज आएगा। तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा ये हो जाएगा इंक्रीज। इसका सिंपल सा एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। देखो, अगर चाय है मान लो, इसको अगर आप कप में पियोगे तो ज़्यादा देर तक गर्म रहेगी, लेकिन इसी चाय को अगर आप प्लेट में पी लोगे ये जल्दी ठंडी हो जाएगी। यानी हमने क्या कर लिया, इसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया, यानी एरिया यहाँ पर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी यहाँ पर चीज़ें जल्दी ठंडी हो जाएंगी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब ये पूछ रहा है दोस्तों, रेट ऑफ इवेपोरेशन में किसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो, विंड स्पीड बिल्कुल पड़ेगा, सरफेस एरिया भी हमने डिस्कस कर लिया, जितना बड़ा होगा उतनी जल्दी चीज़ें वहाँ पर इवेपोरेट होंगी, ये भी सही है। टेम्परेचर भी बिल्कुल सही है। मान लो जैसे चाय है दोस्तों, अब इसका अगर आप टेम्परेचर कम रखोगे तो ये देर में उबलेगी, अगर इसी में ज़्यादा कर लोगे तो ये काफ़ी जल्दी यहाँ पर इवेपोरेट हो जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। इनसॉल्यूबल हैवी इंप्योरिटीज़ यहाँ पर रेट ऑफ इवेपोरेशन को कुछ भी यहाँ पर नुकसान नहीं पहुंचाती है। चलते हैं आगे। अब देखो, आगे चलने से पहले एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन यहाँ पर तो आप डायरेक्टली नोट कर लो। अगर आपसे पूछ लेंगे, बताओ फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे बोलते हैं, आंसर करोगे आप एंटोनी लेवोशियर। ये नाम बिल्कुल याद कर लेना, क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, अब देखो दोस्तों, अभी हमने डिस्कस करी है तीन स्टेट, तो यहीं पर देखो मैं आपको तीनों स्टेट को बिल्कुल ईजी वे में आपको समझा देता हूँ। देखो, एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड स्टेट, तीसरी होती है आपकी गैसियस स्टेट। देखो, सॉलिड में मतलब आप ये मान के चलो, जिसका हुआ क्या, डेफिनेट शेप प्लस डेफिनेट वॉल्यूम। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, वुड हो जाएगा, यानी लकड़ी।
ईंट मान सकते हो, ब्रिक। अब देखो इसमें है क्या चीज़ें, सॉलिड वो चीज़ें होगी जिसका शेप डेफिनेट होगा, वॉल्यूम भी डेफिनेट होगी। इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, कितना भी यहाँ पर अपना प्रेशर लगा लो। अब एक लकड़ी का गुटका है, अब आप इसको पिचका तो सकते नहीं हो, ऐसे ही ईंट है, इसको आप पिचका नहीं सकते। तो ये क्या हो गया, डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम, ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, सॉलिड। अब बात करते हैं लिक्विड की सिंपल स्टेट में। देखो डेफिनेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम, लेकिन कोई भी डेफिनेट यहाँ पर शेप नहीं होगा। अब इसका सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं तो ये क्या हो जाएगा आपका, वाटर, मिल्क, ऑयल और एल्कोहल। बिल्कुल सिंपल चीज़ें। अब देखो तीसरी स्टेट क्या है यहाँ पर, गैसियस स्टेट। जरूर दोस्तों देखो फैक्ट को सब नोट करते हुए चलना, एनसीईआरटी कवर करवा रहा हूँ, क्लास 9th की पहले चैप्टर से हम चलेंगे। बिल्कुल चैप्टर भी मैं आपको एमसीक्यू के साथ साथ कवर करवा दूंगा। देखो तीसरी स्टेट होती है गैस। इसमें क्या होगा, नाइदर डेफिनेट शेप प्लस नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम, ना कोई डेफिनेट शेप होगा इसका, ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम। एग्जांपल ले लो आपके लिए, सबसे इसका इजी एग्जांपल अगर मैं जाऊं तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर, इसके बेस्ट एग्जांपल की तरफ आप जाओगे तो गैसेस की ये हो जाएगा आपका एयर। इसके साथ साथ अगर जाओगे ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी किसकी हैं आपके यहाँ पर गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर समर। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली काफ़ी रिपीटेड रहता है, इसको आपने कैसे याद करना है। देखो ये क्या पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन के माध्यम से गर्मी के मौसम में सबसे आपके लिए बेनिफिट चीज़ें क्या होगी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्यों, क्योंकि कॉटन जो है यहाँ पर क्या करता है, स्वेट को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। आई होप ये सभी आपने पढ़ा होगा। और क्योंकि देखो इसका डायरेक्टली एक उदाहरण होता है कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, ये डायरेक्टली यहीं पर फंडा बिल्कुल क्लियर कर लो। इसीलिए क्या करते हैं हम यहाँ पर गर्मियों में कॉटन के कपड़े को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड। अब ये क्या पूछ लिया आपसे, डायरेक्टली डेफिनेशन पूछ ली गई है। ये किस चीज़ की डेफिनेशन है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ये क्या हो जाएगा आपका इवेपोरेशन। चलते हैं आगे। आप देखो दोस्तों एक चार्ट यहाँ पर आने वाला है, इसका तो आप स्क्रीनशॉट ही ले लो, डायरेक्टली 1 नंबर में क्वेश्चन बनेगा। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगर डायरेक्टली पूछ लेंगे आपसे, बताइए सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना क्या कहलाता है, डायरेक्टली डेफिनेशन है, तो ये बोलेंगे आप यहाँ पर फ्यूजन। और इसी प्रकार अगर पूछेंगे लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाओगे तो उसको क्या बोलेंगे, ये होता है आपका क्या यहाँ पर सॉलिडिफिकेशन। आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाना, ये क्या बोलेंगे आप यहाँ पर सब्लिमेशन। इसके अलावा गैस का सॉलिड देखो वाइस वर्सा है, ये दोनों का एक ही होता है, बिल्कुल याद कर लेना। अब आगे चलते हैं। देखो लिक्विड का यहाँ पर गैस में कन्वर्ट होना है, वेपराइजेशन बिल्कुल ईजी चीज़ है। देखो पानी है, इसको आप उबालते रहना, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर वेपराइजेशन। और इसी में अगर अगला ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड रहता है, गैसियस स्टेट अगर यहाँ पर लिक्विड में चेंज हो जाएगी तो इसको बोलेंगे हम यहाँ पर कंडेंसेशन। बढ़िया करके स्क्रीनशॉट ले लो, बार बार याद करते रहना, इससे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट। What determines the state of a substance whether it will be solid, liquid और गैस। अब ये क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ पर कोई भी चीज़ सॉलिड, लिक्विड या गैस है, ये यहाँ पर किस स्टेट से हमें पता चलता है, तो ये हमें यहाँ पर किस चीज़ से पता चलेगा दोस्तों, इसके टेम्परेचर और प्रेशर से, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ड्राई आइस। शुष्क बर्फ के बारे में पूछा जा रहा है। देखो डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, ये वाला रट ही लेना, इसको रिपीटेड है। देखो इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। और अगला यहाँ पर क्या है, सॉलिड CO2 कन्वर्ट्स डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर टू 1 एटमोसफियर विदाउट कमिंग इन टू लिक्विड स्टेट। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई स्टीम। ये यहाँ पर हो जाएगा आपका बिल्कुल गलत ऑप्शन। ये कौन सा है, थर्ड, क्योंकि ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा यहाँ पर इसको हम ड्राई स्टीम नहीं बोलते हैं, इसे बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर ड्राई आइस। बस देखो फर्क किसका था, स्टीम और आइस का, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय। अब बताना है हमने दोस्तों गैसेस यहाँ पर कैसे लिक्विफाइड कर सकते हो आप। बिल्कुल देखो ऑप्शन के हिसाब से कॉमन चीज़ें, इस चीज़ का यहाँ पर प्रेशर बढ़ा के और टेम्परेचर घटा के, यानी ए और सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे।
अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड। अभी देखो ऊपर जो चार्ट किया है उसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर आया हुआ है, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सब्लिमेशन। अभी हमने डायरेक्टली देखा था, देखो सॉलिड से गैस हो या फिर गैस से सॉलिड हो, वाइस वर्सा के केस में दोनों आंसर क्या होंगे आपके सब्लिमेशन। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर। अब ये पूछा गया अगर जब एक ठोस पदार्थ है वो अगर यहाँ पे गलेगा तो उसका टेम्परेचर यहाँ पर क्या होगा, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा दोस्तों, ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, रिमेन सेम, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज। अभी देखो चार्ट में ये चीज़ भी कर लिया है, सॉलिड से लिक्विड में यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी फ्यूजन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। उस चार्ट को जरूर पढ़ लेना, वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं बार बार फर्स्ट चैप्टर से। A sponge has minute holes in which air is trapped. When we press it, the air is expelled out and we are able to compress it. अब ये बोल क्या रहे, देखो कोई भी मान लो स्पंजी बॉल है जो पूरी पिचक जाती है, उसका ऑप्शन ले लो। उसको अगर आप हाथ से दबाओगे तो क्या होता है, वो पूरा यहाँ पे पिचक जाएगा। इसका मतलब उसके अंदर की हवा क्या होती है, बाहर होती है। तो हमने ये बताना है बस कि ये कथन यहाँ पर सत्य है या असत्य। तो ये क्या हो जाएगा आपका एकदम ट्रू, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज। अब देखो आइस का पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर क्या मेल्टिंग पॉइंट पूरा याद ही कर लेना इसको, तो ये होता है आपका 273.15 केल्विन। अब देखो एक क्वेश्चन बार बार निकल के आते हैं कि चेंज करो सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, केल्विन में, इस टाइप के क्वेश्चंस निकल के आते हैं। वो भी नीचे एक क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको आपको यहाँ पे डिस्कस करवा दूंगा सभी चीज़ें। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब ये लाइन याद कर लो, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर जो दिया गया है ये है बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस क्वेश्चन की। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर मेल्टिंग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। ड्यू टू इट्स हाई डैश लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्ट इजीली। अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो गैस है, जिस मान लो गैस का कोई सिलेंडर है, उसके अंदर हम आसानी से गैस भर सकते हैं और वो ट्रांसपोर्टेड इजीली हो जाएगी। तो उसमें क्या होती है ऐसी गैस में कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये चीज़ें होती हैं, तो देखो क्या होगी, हाई कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब ही यही है कि आराम से उसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कोई अगर छोटा चीज़ भी है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो चीज़ डाल सकते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो एक यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा, आप देख लेते हैं। सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप, स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया है। रिजिड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम सही है। दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल सही है। अब देखो सॉलिड मैंने आपको सिंपल सा एग्जाम्पल बता दिया है, मान लो ईंट का टुकड़ा है, अब इसको आप यहाँ पर कंप्रेस नहीं कर सकते हो, यानी दबा नहीं सकते हो। तो ये पहला कथन एकदम आपका हो गया है सत्य। दूसरा है सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। अब देखो अगर हम कोई भी सॉलिड पदार्थ है, ईंट का टुकड़ा ही ले लो, अगर इसमें आप कोई आउटसाइड फोर्स लगाते हो तो ये अपना यहाँ पर शेप मेंटेन करे रखेगा, ये उसकी प्रॉपर्टी है, ये भी बिल्कुल सही है। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो अब ईंट का टुकड़ा है, इसमें अगर आप हथौड़े से वार करोगे तो ये कन्फर्म है कि ये यहाँ पर टूट जाएगा, लेकिन उसका चेंज क्या, यहाँ पर शेप चेंज करना बिल्कुल डिफिकल्ट हो जाएगा। अब ईंट का टुकड़ा है, इसको गोल आप कैसे बना सकते हो, बना ही नहीं सकते हो, बिल्कुल चूरे हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर शेप चेंज नहीं होगा, तो ये क्या होगा एकदम रिजिड। तो यहाँ पर देखो सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे नेक्स्ट। डिफ्यूजन इज मैक्सिमम इन। अब ये बताना है हमने दोस्तों डिफ्यूजन मैक्सिमम किस में होता है, तो सबसे पहले चीजें ध्यान ये रख लो, डिफ्यूजन हमेशा किस चीज पर डिपेंड करेगा, जो भी इंटरमोलिकुलर स्पेसिस होंगी उस पर डिपेंड करता है डिफ्यूजन। अब आपके लिए आसान हो गया होगा आई होप। तो सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस किस में होता है, गैसेस में होता है, क्योंकि आप इसको आराम से कंप्रेस कर सकते हो। आंसर मिल गया आपको ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड। अब देखो सिंपल सी डेफिनेशन है,
कोई भी दो पार्टिकल हैं खुद से इंटरमिक्स हो जा रहे हैं अपने आप, तो इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलेंगे, ये क्या होती है यहाँ पर डिफ्यूजन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। और दोस्तों इसी वीडियो में यहाँ पर मैंने कुछ ब्रांचेज ऑफ साइंस ले रखी हैं, एक एक नंबर में क्वेश्चन बनता है, उसको डिस्कस करते रहेंगे, उन छोटे छोटे टॉपिक्स को भी इन्हीं चैप्टर के साथ कवर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाएगा। देखो इसका करेक्ट आंसर पहले आप नोट कर लीजिए, पार्टिकल्स ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी भाप के पार्टिकल्स यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस में सबसे ज़्यादा क्या होगी इनकी काइनेटिक एनर्जी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। अब देखो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, तापमान बढ़ा दिया है, तो अब ये बताना है कि काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स हैं उनकी क्या होगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी है हमेशा इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर के साथ बढ़ती ही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखो दोस्तों एक काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं और सिंपल भाषा में आपको इसकी डेफिनेशन समझाऊं तो डायरेक्टली ये समझ लो, कोई भी एक बॉडी है उसके मोशन में जो भी वो एनर्जी पोजेस कर रही है अपने साथ ले रही है उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। और फिजिक्स में क्वेश्चन निकल के आता है, इसका फॉर्मूला ये है आपका हाफ mv²। m क्या होगा यहाँ पर मास बॉडी का, और v क्या हो जाएगा जिस वेलोसिटी से वो चीज़ वहाँ पर चल रही है उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर हम डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला होता है हाफ mv²। चलते हैं आगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग दैट इज दे पोजेसेस व्हाट वी कॉल्ड, अभी हमने डिस्कस कर लिया है, क्या होगा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। अब आइए देख लेते हैं कौन सा गलत है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ये सही है बिल्कुल। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ये भी सही है दोस्तों। 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब करेक्ट है। तो यहाँ पर दोस्तों देखो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये सभी यहाँ पर कथन सत्य हैं, यानी देखो कोई भी यहाँ पर इनकरेक्ट नहीं है। चारों की यहाँ पर वैल्यूज देख लो, डायरेक्टली बन सकती है एग्जाम में। चलते हैं आगे। द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज, सबसे ईजी क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये है आपका क्यूबिक मीटर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो दोस्तों यहाँ से कुछ मैंने यहाँ पर क्या ले रखा है, साइंस की ब्रांचेस ले रखी हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लेते हैं। देखो सबसे पहले आपका सेरिकल्चर, ये किसको बोलते हैं यहाँ पर, रेशम कीट पालन को। नेक्स्ट है पिसिकल्चर, ये बोलेंगे आपका मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है यहाँ पर, पिसिकल्चर। माइकोलॉजी, ये होता है कवकों का अध्ययन। एक है आपको फाइकोलॉजी, दोनों में कंफ्यूज मत होना, फाइको आएगा तो शैवाल, माइको आएगा तो कवक। आगे चलते हैं। एंथ्रोलॉजी, ये होता है आपका पुष्पों का अध्ययन। पोमोलॉजी में करते हैं दोस्तों में यहाँ पर फलों का अध्ययन। चलते हैं आगे। ऑर्निथोलॉजी, ये रिपीटेड रहता है, बिल्कुल याद कर लेना, ये पक्षियों का अध्ययन कहलाता है आपको ऑर्निथोलॉजी। आगे चलते हैं। इक्थियोलॉजी, ये भी रिपीटेड है दोस्तों, ये है आपका मछलियों का अध्ययन। आगे चलते हैं। एंटमोलॉजी, इसमें करेंगे आप किसका यहाँ पर, कीटों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी, ये वृक्षों और झाड़ियों के अध्ययन को बोलते हैं, डेंड्रोलॉजी रिपीटेड रहता है, याद कर लेना। आगे चलते हैं। ओफियोलॉजी, तो ये क्या होगा दोस्तों आपका यहाँ पर सर्पों का अध्ययन कहलाता है आपका ओफियोलॉजी। देखो दोस्तों ये जो है यहाँ पर लगभग मान के चलना ब्रांचेज में आते हैं आपके 100 के लगभग। तो आज जैसे हमने ये 12 से 15 कवर किए, ऐसी हर वीडियो के एंड पे थोड़े थोड़े करके यहाँ पर याद करेंगे, क्योंकि एक साथ 100 याद करना सब कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए कम करके याद करेंगे। नेक्स्ट है आपका सोरोलॉजी, इसमें क्या करते हैं आप यहाँ पर छिपकलियों का अध्ययन। लास्ट है इसमें देखो सिल्वीकल्चर, ये होता है आपका काष्ठी पेड़ों का अध्ययन। और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, ये मानते हैं किसको यहाँ पर, थियोफ्रेस्टस को। अब देखो बस दोस्तों आपने इतना करना है, कमेंट में बताना है कि जो एमसीक्यू आज हमने करे हैं फर्स्ट चैप्टर के ऐसे ही सही है या फिर पहले एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ें और उसके बाद यहाँ पर इन क्वेश्चंस को करें। तो जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना, आपसे रिक्वेस्ट है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।